मैं एनके सिंह साहब आपके पास आ जा रहा हूं, क्योंकि आप शिक्षक की तरह दर्शकों को भी समझा देते हैं, हम लोगों को भी आप समझा लेते हैं। ये जो प्रूफ मांगा जा रहा है बार बार कि प्रूफ दो, सब्सटैंशिएट करिए, और केवल राहुल ही गांधी से नहीं, अब तो लोकसभा में लगातार टोका टिप्पणी होती रहती है। दोनों पीठासीन अधिकारी, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो जब भी कोई खड़ा होता है उसमें कहते हैं कि भाई इसको सब्सटैंशिएट करिए, इसको प्रूफ दीजिए। हमने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि और इधर से बिल्कुल खुली छूट है, अगर वो दोनों तरफ से कर रहा हूं तो ठीक है। इस पे जरा मैं समझना चाहता हूं कि जैसे अडानी जी को एयरपोर्ट दिए गए, और अभी जब ये आरोप लगा तो सबसे पहले जीवीके की तरफ से एक वो आया कि नहीं हमने बिल्कुल अपनी मर्जी, तो पहला रिएक्शन आया। लेकिन ये सबको पता है, जरा आपसे ये हम समझ लें कि क्या ये कभी कभी संभव हो पाएगा कि एंड ऑफ द डे कि कोई प्रूफ दे पाए इस तरह की चीजों में। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक डॉक्ट्रिन है सीक्वेंसिंग। रात में कुत्ते भौंके, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखाई दिया, उसके हाथ में एक बहुमूल्य कोई चीज थी, और इधर एक घर के मालिक ने चोर चोर कहते हुए शोर मचाया। ये सरकमस्टांशियल फैक्ट है। वो घर में चोरी नहीं कर रहा था, चोरी करते हुए घर में पकड़ा नहीं गया, लेकिन सड़क पे दौड़ रहा था, उसके हाथ में वही चीज थी जो उस घर से चोरी हुई। ये सरकमस्टांशियल फैक्टर हैं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सीक्वेंसिंग का बड़ा महत्व होता है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, मान लीजिए कि हम जाके कहते हैं कि साहब मुझे रामलाल ने आज मेरे जेब काट लिया और मेरे जेब से पर्स निकाल लिया, तो दरोगा पूछेगा कि उसका प्रूफ दो। तो हम उसको क्या प्रूफ देंगे? ना तो मेरे पास उस समय पर्स है, ना वो आदमी है, ना वो कहने जा रहा है कि मैंने जेब काटी है या जेब से पर्स निकाला है। तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सर्कमस्टांशियल, और ये खास करके तब ज्यादा बढ़ गया जब भारत में करप्शन 1970 से दो फेजेस होते हैं करप्शन के, कोएर्सिव एंड कोल्यूसिव। कोएर्सिव जो होता है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज में होता है जहां स्टेट पावर बहुत ही डोमिनेंट होती है। तो दरोगा कानून का भय दिखा के किसी को भी जो गुंडा होता है उसको कहता है 5,000 रुपए दे जाना, वरना 302 में बंद कर देंगे फलाने वाले केस में, और वो डर के दे जाता है। ये भयादोहन होता है और इसको कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में शेक डाउन सिस्टम ऑफ करप्शन। 70 के बाद जब डेवलपमेंट में फंड आने लगा तो नेता और अफसरों ने कहा कि हम मूर्ख हैं जो दरोगा के थ्रू वसूल कराते हैं ट्रकों से और उसमें एक्सपोज हो जाते हैं, ये हम लोग क्यों ना डेवलपमेंट का जो फंड आ रहा है उसमें ये सब धंधा करें। उस दिन से आज तक भारत में और तमाम डेवलपिंग सोसाइटीज में कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन आ गया, जिसमें ठेकेदार और इंजीनियर एक सहमत पे होते हैं कि पुल हमारा एक एक का मसाला लगना चाहिए, लेकिन हम एक 5 का लगाएंगे, एक 10 का लगाएंगे, माने बालू ज्यादा करेंगे सीमेंट कम। पुल 30 साल बाद गिरेगा, तत्काल तो गिरता नहीं है। अगर एक 5 का भी मसाला लगाया है तो 10 साल, 5 साल, 30 साल बाद गिरेगा। और सोसाइटी इन जनरल विक्टिम होती है, इंडिविजुअल नहीं होता। जबकि शेक डाउन सिस्टम के करप्शन पे इंडिविजुअल विक्टिम होता है, तो वो जाके पड़ोसी से कहता है कि दरोगा ने पैसे ले लिए। तो इसका एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, सोसाइटी में एंगर डेवलप होता है। लेकिन पे ऑफ सिस्टम जब से आया और जिन सोसाइटीज में आया, ये गया नहीं। इसकी वजह क्या थी? जब 5 साल 10 साल बाद पुल गिरा तब तक वो ठेकेदार एमपी बन गया था, और ये जो इंजीनियर था ये इंजीनियर इन चीफ बन गया था, और उसको सिस्टम को दबाने की ताकत उसमें आ जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में, चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्रिय है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड में जिन जिन सोसाइटीज में शेक डाउन सिस्टम से हटके पे ऑफ सिस्टम में करप्शन आ गया है, मतलब कोएर्सिव से कोल्यूसिव फॉर्म में आ गया है, वो जा नहीं पाया है। क्योंकि एक कमिटी बैठेगी, वो रिपोर्ट करेगी,
कमिटी के पास जो लोग होंगे उसको इन्फ्लुएंस करके आप कमिटी की रिपोर्ट बदलवा सकते हैं। वहां नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में इतना डिले हो जाएगा। 3 टियर सिस्टम हमारा कोर्ट का है कि लोअर कोर्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तब तक वो ठेकेदार MP बन के, मंत्री बन के सब कुछ कर चुका होगा और दुनिया से निकल चुका होगा। तो ये सिस्टम जाता नहीं है। आपने राहुल गांधी से कहा कि साहब प्रूफ लाइए, वो चीख चीख के वो आदमी एक फोटो दिखा रहा है जो नेक्सस प्रूफ करता है। और हकीकत, आप अंधे हैं, आपको समझ में नहीं आया कि 28 जुलाई 2020 को तिल तिल करके कोरोना से ये दुनिया मर रही थी, पूरे भारत में हाहाकार था, लेकिन आपका ईडी इस बात में मुब्तला था कि साहब अडानी को एयरपोर्ट चाहिए। तो आप याद होगा आपको कि GVK ने बॉम्बे एयरपोर्ट लिया था, मुंबई एयरपोर्ट GVK के पास था। अडानी के भाई ने आके उससे कहा था कि भाई ये एयरपोर्ट हमें दे दो। अगर उसने नहीं दिया और 2019 में उसने सारे शेयर होल्डर से एक रिटर्न वो किया कि हम कोई भी शेयर अडानी को नहीं बेचेंगे। लेकिन 20 आते आते 28 जुलाई को ईडी का छापा पड़ता है उसके घर में, उसके एस्टेब्लिशमेंट पे, और 1 महीने के अंदर वो ये लिख के दे देता है कि हम सारे शेयर अपने अडानी को दे रहे हैं। और इस तरह से अडानी के हाथ में वो चला जाता है। अडानी देश के प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो है जिसमें हवाई जहाज है। इसके बाद भी आपको कुछ चाहिए? मैंने आपको जब ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि वो घर में नहीं आया था, वो चोर पकड़ा नहीं गया घर में, लेकिन उसके हाथ में वो पैकेट था और वो सड़क पे दौड़ता हुआ जा रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे और कोई प्रूफ नहीं था। तो ये जो नेक्सस होता है, ये कल्पेबिलिटी स्टैब्लिश करता है कि आप दोष है, इसके लिए और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। पे ऑफ सिस्टम के करप्शन में कभी कोई कहेगा क्या ईडी को कोई मंत्री आके फोन करेगा कि भाई साहब जरा चले जाना उधर? आज BBC पे रेड हुआ है, आप जरा गौर कीजिएगा। BBC पे इनकम टैक्स का रेट, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्या इनका घास चरने गया है दिमाग। इनकम टैक्स का रेट BBC में? अरे इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स 2 होते हैं जो इनकम पे लगता है। और इनकम कैसे होती है? एक तो इंडिविजुअल होती है जो आपकी होती है, प्रोफेसर साहब की होती है, सिंह साहब की होती है, और दूसरा होता है जो कॉरपोरेशन की इनकम होती है। 2 ही तरह के इनकम टैक्स होते हैं। इन दोनों में अगर आप देखिए तो कौन सी चीज वहां पे BBC के ऑफिस में आपको मिलेगी? इंडिविजुअल का जो टैक्स है वो आप जानते हैं कि वो डॉलर में आता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इनकम टैक्स का इंडिविजुअल पे आप डाल नहीं सकते। फिर BBC एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। दूरदर्शन पे क्या अगर आप छापा डालेंगे इनकम टैक्स का तो मजाक ही तो होगा ना। दूरदर्शन में इनकम टैक्स का छापा कैसे पड़ सकता है? लेकिन आपको इतनी अकल नहीं थी कि आपने इनकम टैक्स का छापा BBC पे भरवाया, वो भी इंडिया ऑफिस में। अगर उसको इनकम पे टैक्स चुराना होगा तो लंदन पे चुराएगा ना, उसका हेड ऑफिस तो लंदन है। तो दूसरा ये है, अब आपने छापा क्यों मरवाया? अगर यही छापा पहले पड़ता और BBC की डॉक्यूमेंट्री बाद में रिलीज होती मोदी जी के खिलाफ, तो कहा जाता कि BBC बायस्ड है। लेकिन आज तो ये एस्टेब्लिश हो गया है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री उस मुद्दे पे है जिसको अंग्रेजी में एक्यूलिस हिल कहते हैं, जो सबसे कमजोर नस है, जो सबसे वल्नरेबल पार्ट है। गुजरात दंगों को लेके उसने रिलीज किया है, और वो भी अपनी जो सर्वे था, अपने लोग उसके जो गए थे वहां पे स्थिति उस समय देखी थी, उस पे बेस करके जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट के आधार पे है। लिहाजा ये कहना कि BBC को, और ताज्जुब आप करेंगे, इस डेमोक्रेसी का अजीब मजा है। मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी इस बात की एनालिसिस करेगी कि कैसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रह के कोई डिक्टेटर बन सकता है, जबकि उसने चोला जो पहना है वो डेमोक्रेसी का है।
फसाड जो है वो डेमोक्रेसी का है, स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का है, लेकिन वो कुल डिक्टेटोरियल चीजें कर रहा है। ये आने वाली कई पीढ़ियों तक पूरी दुनिया में भारत का एक उदाहरण बनने जा रहा है। डेमोक्रेसी रहता, आप सोचिए जिस दिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट को जो वो नेक्सस स्टेब्लिश कर रहे थे, देश का सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, सबसे बड़ा नेता है अपोजिशन का, वो एक कल पे एक इशू उठा रहा है और उसमें ये कह के हटा दिया जा रहा है कि साहब इसका कोई प्रूफ नहीं है, या आपने वेग जनरलाइजेशन कर दिया, ये इंडिविजुअल पे आपने अटैक किया है, ये कह के हटा दिया जा रहा है। उसी दिन देश का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है, भाइयों बहनों, डेमोक्रेसी में आलोचना का बहुत बड़ा स्थान है, आलोचना का स्वागत करना चाहिए। कितना बड़ा पैराडॉक्स। कोई मतलब मुझे फिल्म में कोई ऐसा नहीं आता, दिलीप कुमार भी फेल हो सकते हैं, एक्टिंग वैसी नहीं कर सकते जैसा एक्टिंग यहां किया जाता है। आप जरा सोचिए कि आपका लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो रिमार्क डिलीट कर रहा है, 18 रिमार्क डिलीट किए हैं, और वो देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर आरोप लगा वो कह रहा है प्रजातंत्र में आलोचना को स्वीकार करना चाहिए, आलोचना से आपकी शुद्धि होती है। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। तो हम इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम उसमें हैं। ये मदारी रिजीम, हम इसको कहते हैं मदारी रिजीम है। मदारी जो करतब दिखाता है ये उसकी रिजीम है। आपको याद होगा बचपने में, आनंद जी देखा होगा आपने, लगभग एक ही एज ग्रुप के हम सब हैं, फैक्ट्रियों चाहे मेन जो थॉरोफेयर होते थे उसमें चौराहे के नुक्कड़ के किनारे मदारी अपना एक डंडा गाड़ देता था। एक 12 साल का लड़का होता था और वो जब 5 बजता था, फैक्ट्रियां ऑफिस से और फैक्ट्रियों से लोग आने लगते थे, तो वो डमरू बजा के एक चक्कर लगाता था और कहता था उस बच्चे से, जमुरे कब तक क्यों दिखाता है? तो वो अपना बनियाइन फटीज पहनता था, उसको बनियाइन उठा के कहता था पापी पेट के वास्ते। अब ये इमोशनल कॉर्ड आपकी झंकृत करता था। वो जो लोग ऑडियंस है उनके इमोशन को टिटिलेट करता था ताकि वो खड़े रहें और कहें अरे बाप रे, पापी पेट के वास्ते भी कर रहा है, खड़े रहना है, तो वो खड़े हो जाते थे। उतनी देर में वो घूम के देखता था, अगर वो ऑडियंस क्लरिकल स्टाफ की है जो इंटर बीए पास है, तो वो बदहजमी और खट्टी डेकार की दवा बेचने लगता था, एसिडिटी की दवा बेचने लगता था। लेकिन अगर वो मजदूर वर्ग है तो वो कामोत्तेजक दवाएं बेचने लगता था, वो शिलाजीत बेचने लगता था। कमोबेश यही इस रेजिम में हो रहा है। ये मदारी गवर्नमेंट है और ये सिर्फ ये जानती है कि राम मंदिर की ऊंचाई दिखा के हम इस जनता को 2-4 पीढ़ी तक बेवकूफ बना सकते हैं। पता नहीं उसका असेसमेंट सही है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है, मेरे पास ये मैन कैंप है हिटलर का, इसके पेज नंबर 237 पे एक बड़ी अच्छी बात कही है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो डिस्कोर्सेस को, जो नेता बोलता है, मीडिया के थ्रू आता है, उसको यथावत ग्रहण कर लेता है सत्य समझ के, ये बहुत बड़ा वर्ग होता है। एक दूसरा होता है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता, आप कुछ भी दीजिए वो लेगा ही नहीं। और एक तीसरा उससे भी छोटा होता है, सबसे छोटा, जो कि उसको रेशनली एनालाइज करता है और अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट देके उसको सही या गलत मानता है। हिटलर का कहना था कि हमें पहले वाले को पकड़ना है, जिसका बेस बड़ा है और जो यथावत चीजों को ले लेता है। मेरे ख्याल से हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। राम मंदिर, देश, उगता भारत, उभरता भारत, क्या उदीयमान भारत, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता। इससे हम नशे में उसको डाल दे रहे हैं और वो पेट दबाता हुआ अपने बेटे की रोजी रोटी नहीं होने के बावजूद वो इस बात से खुश होता है कि मोदी जी ने ही तो आके राम मंदिर बनवा दिया। तो ये निशाना बड़ा अच्छा है और इसके लिए शर्त यही है, माफ कीजिएगा लास्ट बोल रहा हूं, इसी में हिटलर ने 239 पेज पे कहा है कि इसके लिए हमें पहला मीडिया को, ये जो मीडिया स्वतंत्रता का बकवास है बंद करो इसको, हमें पहले मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेट ऑर्डेंड इसके फंक्शंस होने चाहिए।
ये पूरी तरह स्टेट के ग्रिप में होना। ये बकवास जो करते हैं मीडिया स्वतंत्रता वगैरह, इनको बंद करो। और ये उसने कहा, आप कहें तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के सुना दूं। ये वो था। आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है? चीजें उसी तरह जा रही हैं। पे ऑफ सिस्टम का करप्शन होगा, इसमें अडानी, आप देखते, मतलब इसको गणित लगाने की जरूरत है कि जब 12 करोड़ लोग रोजगार के बिना कोरोना में एड़ी रगड़ रगड़ के सड़कों पे मर रहे थे, उस समय किसी क्या होता है अडानी, और दूसरा कौन है, अंबानी। अंबानी अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ बढ़ रही थी। कोई फैक्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी, कोई ऑफिस नहीं खुला था। लेकिन अडानी की 90 करोड़, अब अंबानी की 90 करोड़ हर घंटे बढ़ रही थी। आप जानते हैं 90 करोड़ होता कितना है? एक मजदूर अगर लगातार बगैर बीमार पड़े काम करे तो 10,000 साल उसको काम करना पड़ेगा इस एक घंटे की आमदनी के। इसके बाद भी हमें सोचना है। ये मोदी जी या जो सिस्टम है, इसने समझ लिया है कि वो नीचे वाले वर्ग को हमें पूरी तरह से वो मुतासिर करना है, और वो कर रही है। पे ऑफ सिस्टम का करप्शन है, इसमें प्रूफ नहीं मिलता। इसमें मेंसरिया आपको दूर कहीं बैठा होगा। जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया है कि असली पर्पस क्या था, वो दूर कहीं मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा। अडानी, आप देखिए कितनी खूबसूरती से पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन उसके रूप में देंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, उसको किसी को भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। आप ताज्जुब कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ गवर्नमेंट जाने कि कांग्रेस के लिए किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा दिया, लेकिन कांग्रेस ना जान पाए कि बीजेपी को कितना मिला और किसने दिया। ये कैसी व्यवस्था होगी? तो ये नेक्सस है, डीप नेक्सस है, और इसको एक इसका शेर है बड़ा अच्छा, मैं चाहता हूं बता दूं। बहुत ऊंची यहां नीचाइयां हैं, बहुत ऊंची यहां नीचाइयां हैं, अभी कुछ और अपना सर तराशो। हमें इस ऊंचाई नीचाइयों को समझने के लिए कितनी ऊंची है अपना सर तराशना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली अपने को हॉर्न करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये नेक्सस क्या है। ये प्रूफ जो मांगा जा रहा है, ये एक मजाक है। प्रूफ हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि ये कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, इसका प्रूफ नहीं होता। एनके सिंह साहब, मुझे एक चीज जरा और समझाएं। जैसे पार्लियामेंट के पटल पर राहुल गांधी बहुत स्पेसिफिक 4 क्वेश्चन, जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत स्पेसिफिक, कि आपके साथ मोदी जी के साथ अडानी कहां कहां गए, आपके तुरंत इमीडिएट बाद किस देश में गए, फॉलोअप में कहां गए, और इस तरह के उनके 4 प्रश्न थे अडानी जी को लेके। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ये कल के दिन रिटर्न क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्या ये पूछ सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो किसी का जिक्र ही नहीं किया, वो तो उन्होंने मतलब अडानी या ये कोई प्रश्न भी थे इस पे कुछ बोला ही नहीं। लेकिन लोगों की तो क्यूरियोसिटी अब आज हो गई है कि वो लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि जो एक बड़ा वर्ग है, जो मेरा समाज है, जो समाज में मेरे भाई बहन हैं, उनको ये लगता है कि वो ये पूछते हैं, भैया जरा देखो यार बैंक में सेफ है कि नहीं पैसा। अब लोगों को एक थोड़ा सा शंका पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी होने लगी है कि पैसा सेफ है कि नहीं। तो जरा इस पे थोड़ा एनके सिंह साहब रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब आएगा, ये इससे कुछ हल नहीं होना है। इसका एक बड़ा अच्छा मशहूर किस्सा है। 18वीं सदी 19वीं सदी में पिंडारीज काफी वो थे, और कर्नल स्लीवन ने एक किताब भी लिखी है, वो उस समय जबलपुर के कलेक्टर थे। आदमियों की हड्डियां वहां पिलग्रिम्स जो 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 जाते थे, उनको मार के ये पिंडारी फेंक देते थे, उनका सामान लूट लेते थे। एक देवरिया के आसपास का किस्सा है उस जमाने का, कि वहां पे जितने भी तीर्थ यात्री आते थे जाने के लिए उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में, तो उनसे वहां गांव के जो ठग थे, पिंडारीज ठग को कहते हैं, वो डकैत होते थे वर्चुअली। वो तीर्थ यात्रियों के साथ लग जाते थे, और जहां का ये एकांत मिलता था उनका गैंग रहता था, और वो गैंग उनको मार दिया करता था, उनको छीन लिया करता था सारे कुछ, उनकी हड्डियां वगैरह जमीन पे गाड़ देता था।
ये अंग्रेज सरकार को पता लगा, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो उसी का एक किस्सा है कि एक गांव में तब तर्कशास्त्र का जमाना था, एक गांव में ये हुआ कि जो भी तीर्थयात्री आता था उसको गांव वाले रोक लेते थे और कहते थे कि यहाँ का नियम है शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में अगर तुम जीत गए तो तुम्हें गांव की सारी संपत्ति दे दी जाएगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी संपत्ति ले ली जाएगी। अब वो बेचारा कुछ जानता नहीं था, वो बैठ जाता था और शास्त्रार्थ होता था। तो शास्त्रार्थ में पूछा जाता था, गांव वाला प्रश्न करता था, पहला प्रश्न होता था खाखा खौआ। तो अब ये समझे नहीं पाता था क्या करे, क्या जवाब दे, तो कहला हार गया हार गया हार गया, जवाब नहीं दे पाया शास्त्रार्थ में, और उसका सब छीन लेते थे। तो एक राजा को पता लगा कि यहाँ पे ये फ्रॉड चल रहा है, तो उसने अपने सैनिकों को पिलग्रिम्स के रूप में पोशाक पहना के भेज दिया, और एक होशियार आदमी को भेज दिया बाकायदे हथियार वगैरह के साथ। और जैसे ही वहां पे गांव पे पहुंचा और उससे शास्त्रार्थ की बात हुई, और जैसे ही वहां से कहा गया खाखा खौगा, तो उसने उतारा जूता और 3 मारा पूछने वाले को, कहा कि अबे शुरू में खाखा खौगा कैसे होगा, पहले तो जूते जोतौआ, फिर बुए बोआ, फिर कटे कटौआ, फिर पिसे पिसौआ, तब जाके खाखा खौगा होगा। और बाकी राजा के लोगों ने ताली बजा दिया, और फिर पूरे गांव की संपत्ति छीन के उनको जेल में बंद किया गया। ये यहाँ पे ये खाखा खौगा चल रहा है। चूंकि मेजोरिटी है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी है और पूरी मेजोरिटी है, लिहाजा हम लॉजिक से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि राहुल गांधी 4 सवाल करेंगे, उनके मुआफिक जवाब आ जाएंगे। हमने बताया ना कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया जब आपको प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ को कहा जाता है, एविडेंस एक्ट में है कि प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज प्रूफ, और वो कोर्ट देता है। किसी भी एविडेंस को अगर प्रॉपर एप्रिसिएशन देता है तो उसको प्रूफ मानता है। यहां पे आपको क्या चाहिए, अभी तो बताया, अभी देखा आपने, अखिल जी ने सारी बात बताई कि 5-6 वेरिएबल्स हैं जो कि पॉइंटेडली उधर वो करते हैं। उसके बाद ईडी का रेड है जिससे मुंबई एयरपोर्ट आ जाता है उसके हाथ में। इन सब के बाद भी आपको प्रूफ चाहिए, देन कल्पेबल नेक्सस चाहिए आपको। नेक्सस क्या, ये पूछने की बात है कि किस तरह अडानी बढ़ा है और क्या वो नेक्सस था, इसको जानने, एक बार मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, मैं अडवाणी जी के साथ जा रहा था, तो जिस एक छोटा बड़ा पावरफुल प्लेन था, तो मैंने ऐसे ही जब रास्ते में बात हो रही तो मैंने ऐसे ही पूछा किसी से कि ये प्लेन किसका है, तो उसने बताया कि ये साहब बॉम्बे डाइंग का है। तो बॉम्बे डाइंग का प्लेन था। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं, ये प्राइवेट जेट्स लेके जाती हैं इलेक्शन में। मैं बहुत प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ गया हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के जितने लोग इलेक्शन में दौरा करते हैं वो इन्हीं उद्योगपतियों के प्लेन से करते हैं। तो नेक्सस आपको इस्टेब्लिश करना हो, हाँ प्रूफ अगर आपने एडमेंट है आप, तो कल्पेबिलिटी प्रूफ ही नहीं होगी। आप कभी भी नहीं बता सकते कि वो नेक्सस क्या है। आप किसी भी दुनिया के जो आरोप पहली बार से चल रहा है, जीप स्कैंडल जो पहला हुआ था कृष्णा मेनन का, वहां से लेके आज तक आपको डायरेक्ट प्रूफ मिलता ही नहीं, क्योंकि ये जो करप्शन होते हैं ये कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, और कोल्यूसिव फॉर्म में प्रूफ नहीं, प्रूफ कहीं दूर होता है जो कि मेंसरिया से आएगा। असली मोटिव पता करेंगे तो 6 साल बाद पद्मश्री मिलेगी, तब पता लगेगा अरे ये तो पद्मश्री के लिए कर रहा था, या ये किसी ट्राइब्यूनल में आने के लिए कर रहा था, या किसी जगह गवर्नर बनने के लिए कर रहा था। इसका प्रूफ आप कहां से लाएंगे? इसलिए राहुल गांधी क्या पूछेंगे इसका कोई मतलब नहीं। जब आप तो सरकार खाखा खौगा करके दे देगी,